हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर मेकर। मैं आपका करियर काउंसलर डॉक्टर कलीम आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बताने के लिए। सारे बच्चे का ये क्वेरी था, डाउट आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर क्या बीएएमएस के बाद कोई स्कोप है सर्जरी में? क्या मैं सर्जरी कर सकता हूँ? क्या मैं सर्जन बन सकता हूँ या बस एज ए फिजिशियन ही मैं वर्क करूंगा कहीं भी? तो ऐसा नहीं है कि आप सर्जन नहीं बन सकते हैं। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। तो बात करें अगर हम सर्जरी की, यानी सर्जरी में कैसे जा सकते हैं, सर्जन कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपको तो बीएएमएस क्लियर करना है, पास आउट करना है, सारी चीज़ें करना है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, जैसे नीट पीजी होता है एमबीबीएस वालों के लिए, सेम बीएएमएस वालों के लिए एआईएपीजीटी एग्ज़ाम होता है, जिसे हम पीजी एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। उसको पास करने के बाद फिर आपको ब्रांच चूज करना होता है, एमडी एमएस। फिर एमएस चूज करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो एमएस इन शल्य तंत्र और शल्य तंत्र, दो चीज आप कर सकते हैं, और स्त्री एवं प्रसूति रोग भी कर सकते हैं। ये तीन ब्रांच होता है, तीनों में से आपको एक चूज करना होता है। अब हम बात करेंगे कि सर अगर शल्य तंत्र चूज करते हैं तो क्या होगा, शल्य तंत्र चूज करेंगे तो क्या होगा। तो जो शल्य तंत्र है, यानी उसे हम मॉडर्न में सर्जरी के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में शल्य तंत्र। अब लोग कहते हैं नहीं बीएमएस वाला नहीं कर सकता। भाई आपको जान करके यह आश्चर्य होगा, बहुत ज्यादा शौक हो जाएंगे आप कि जो सर्जरी के फादर है, फादर ऑफ सर्जरी जो है वो हमारे ही आचार्य जी है, आचार्य सुश्रुत जी, फादर ऑफ सर्जरी। आप दुनिया में किसी भी कहीं भी सर्च मारो, गूगल कर लो, आचार्य सुश्रुत जी ही मिलेंगे आपको फादर ऑफ सर्जरी। तो उन्होंने सर्जरी को स्टार्ट किया था उस जमाने में जब कुछ नहीं था, मतलब कि मतलब भगवान लोगों के जमाने से वो उन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत पहले की बात है, बहुत। तो वहां से स्टार्ट हुआ है सर्जरी। और लोग कहते हैं, मूर्ख लोग ये कहते हैं कि सर्जरी नहीं कर सकते हैं बीएमएस वाले। इसमें आप जो शल्य तंत्र चूज करेंगे तो कोई भी सर्जरी आप इजिली कर सकते हैं। दूसरा आता है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र मतलब ये होता है ऊर्ध्व जत्रुगत, यानी अपर द एबव द क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर जितने भी चीज होते हैं, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, इन सब का, थ्रोट हो गया, इन सब का इलाज करना और इन सब का आपको सर्जरी करना अलाउ है ईएनटी करने के बाद, यानी कि शल्य तंत्र से एमएस करने के बाद। उसके बाद बात करते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट से कि क्या हम ऑपरेशन डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल यही सोच कर आती है कि हम बीएमएस करने के बाद एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए। तो गायनेकोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो, अलाउ है एमएस इन प्रसूति एवं स्त्री रोग में करके। और आप सी सेक्शन के जितने भी डाइसेक्शन होते हैं, सी सेक्शन के जितने भी डिलीवरी होते हैं, सर्जरी होते हैं, सारा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये लीगल नोटिस है, एनसीआईएसएम ने सारे स्टेट को एक नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में भेजा है कि आप कौन कौन सा सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सा एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ क्लियरली लिख के भेजा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात करेंगे हम सैलरी की, तो मिनिमम सैलरी जो होगी आप एमएस करने के बाद, बीएएमएस के बाद पीजी निकाल करके एमएस करोगे, एमएस अगर प्राइवेट से करना चाहोगे तो 4 से 7 लाख रुपए यानी पर ईयर आपको पे करने होंगे आपके कॉलेज को। और गवर्नमेंट से करोगे तो आपको स्टाइपेंड भी ठीक ठाक मिलती है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह से करते हो तो कम से कम 70,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलती है। और एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे किस कॉलेज से कितना स्टाइपेंड मिलता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। और आप सैलरी की बात करें तो आप मिनिमम 1 लाख सैलरी तो पा ही सकते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे पे आशीर्वाद बनाए रहें। थैंक यू।